गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 1 ब्रिटेन के संविधान में ब्रिटिश संसद में लॉर्ड सभा, इस पर परिचर्चा करेंगे। ब्रिटेन के संसद में दो सदन हैं, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो कॉमन सभा से पहले बना और ये उनका अपर हाउस है, या हम इसको कहें तो ये इनका द्वितीय सदन भी है। यह जो लॉर्ड सभा है यह एक कुलीन तंत्रीय संस्था है जिसकी सदस्यता का प्रमुख आधार जो है वंशानुगत है, यानी वंशों से, मतलब फोर फादर्स उनके मेंबर्स थे और अब जो है वही जो है उनके बेटे पोते यही जो है उनके सदस्य बने आ रहे हैं। यह जो लॉर्ड सभा है यह पहले इम्पॉर्टेंट था, लेकिन जो है परंपराएं और जो है समय के साथ साथ लॉर्ड सभा की जो शक्तियां हैं कॉमन सभा की शक्तियों से वो कम होती गई। लोकतंत्र के विकास के साथ साथ जो है लॉर्ड सभा की जो शक्तियां हैं वो कम होती गई और जो कॉमन सभा की शक्तियां हैं जो बढ़ती गई। CF स्ट्रॉन्ग लिखते हैं सन 1911 तक लॉर्ड सभा की जो शक्तियाँ थी वो सिद्धांत रूप से कॉमन सभा के ही समान थी। एक समय में तो वास्तविक रूप में भी ऐसा होता था। जैसे 1784 में समस्त मंत्रिमंडल में छोटा पिथी एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो प्रधानमंत्री भी था और लोकसभा का सदस्य भी था। बाकी सभी मंत्री जो थे वो लॉर्ड सभा के सदस्य थे। किंतु समय के साथ साथ जो है शक्ति का केंद्र लॉर्ड सभा से हटकर कॉमन सभा की ओर चला गया और 19th सेंचुरी तक आते आते जो है मंत्रिमंडल के अधिकतर जो सदस्य थे वो निम्न सदन से लिए जाने लगे। तो यह जो लॉर्ड सभा है यह न केवल सेकेंड हाउस है बल्कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी जो है सेकेंडरी हो गई। अगर हम लॉर्ड सभा के संगठन की बात करें तो लॉर्ड सभा जो है वो सेकेंड हाउस है और इसकी जो सदस्य संख्या है वो निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक वंशानुगत सदन है और इसके सदस्यों की जो संख्या है वो जन्म व मृत्यु से घटती बढ़ती जाती है। लॉर्ड सभा की अगर हम वर्तमान समय में बात करो तो अप्रॉक्सीमेटली 743 मेंबर्स हैं। 2000 अगर हम 10 के अगर डाटा की बात करें, वर्तमान समय में लॉर्ड सभा के सदस्यों को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ये 3 कैटेगरी है। पहली है आध्यात्मिक लॉर्ड, इसके अंदर 26 मेंबर्स होते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं? आर्क बिशप, जो चर्च के जो कैंटरबरी के जो चर्च हैं उनके आर्क बिशप, एक यॉर्क का आर्क बिशप, एक लंदन का आर्क बिशप, एक डरहम का बिशप, और जो रेस्ट 21 है वो इंग्लैंड के चर्चों के जो वरिष्ठ बिशप्स होते हैं वो होते हैं। यानी ये बड़े बड़े चर्चेस के बिशप्स और आर्क बिशप्स होते हैं। जब कोई मृत्यु या पद त्यागने से किसी धार्मिक लॉर्ड का जो है स्थान रिक्त हो जाता है तो जो नेक्स्ट इसका जो सीनियर जो वरिष्ठ जो बिशप है वो इसका स्थान ले लेता है। ये यूजुअली जो लॉर्ड सभा की जो कार्यवाही होती है उसमें बहुत कम ही पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड कैटेगरी ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करें तो वो है वंशानुगत या पैट्रिक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पियर्स अंडर हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक्ट 1999। तो इसमें दिसंबर 1999 में पारित अधिनियम के अनुसार वंशानुगत पियर्स भी जो है वो अब 3 श्रेणियों के हो गए हैं। पहले कौन है? जो दलीय साथी पियर से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य। दूसरे हैं ऐसे पदाधिकारी जिन्हें संपूर्ण सदन निर्वाचित करता है, और तीसरे वर्तमान में राजघराने के सदस्य के रूप में ये 75 निर्वाचित दलीय सदस्य तथा 16 पदाधिकारी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो अगर हम वंशानुगत की बात करें तो इसके अंतर्गत
3 कैटेगरी के सदस्य आ गए। तीसरी कैटेगरी जो है जो है मतलब वंशानुगत की बात करें तो जो दलीय साथी पीएस को जो निर्वाचित करते हैं, जिन्हें पूरा सदन निर्वाचित करता है, या जो राजघराने के सदस्य होते हैं। तीसरी कैटेगरी है वो है आजीवन, जिसको कि लाइफ पीयरेज हम कहते हैं। ये जो एक्ट था 1958 के अंदर, ये जो आजीवन पीयरेज अधिनियम, जिसे कि हम पीयर अंडर द लाइफ पीयरेज एक्ट 1958 के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत कौन होते हैं? जो ख्याति प्राप्त या जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, इन्हें सम्राट जो है प्रधानमंत्री के परामर्श पर जो है आजीवन पीयर नियुक्त करता है। तो इनकी जो सदस्यता होती है वो लाइफ लॉन्ग के लिए होती है। अब इस श्रेणी में कौन है? जो स्त्री है उनको भी जो है पीयर नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है। इससे पहले जो है लॉर्ड्स ऑफ अपील भी होते थे, एक चौथी कैटेगरी भी होती थी, लेकिन संवैधानिक सुधार कानून 2005 में जो था, ये जो लॉर्ड्स ऑफ अपील थी इसको जो है ख़त्म कर दिया गया। अब अगर हम लॉर्ड सभा के स्पीकर की बात करें तो लॉर्ड सभा का जो स्पीकर होता है, तो यह बात की 2005 तक तो यह था कि लॉर्ड सभा का जो स्पीकर है वो सम्राट के द्वारा नियुक्त लॉर्ड चांसलर की जो था वो, ये जो लॉर्ड सभा का स्पीकर था इसे लॉर्ड चांसलर कहते थे, जो कि सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाता था और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की अध्यक्षता करता था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट जो कि 2005 में पारित हुआ, इसके अंदर जो है अब जो लॉर्ड चांसलर है वो लॉर्ड सभा की अध्यक्षता जो है नहीं करता। लॉर्ड सभा की अध्यक्षता के लिए अब कौन है? स्पीकर पद की जो है व्यवस्था कर दी गई है। पहले जो था चांसलर इसकी करता था, लॉर्ड चांसलर, लेकिन अब जो है जो स्पीकर है लॉर्ड सभा के स्पीकर, उसकी व्यवस्था कर दी गई है 2005 के अंतर्गत। लॉर्ड सभा का जो स्पीकर है उस जो है वह लॉर्ड सभा से संबंधित जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो उसके द्वारा निर्धारित की जाती है, और यह जो स्पीकर है यह निर्वाचित होता है, ना कि मनोनीत। ठीक है। तो इसकी भी मतलब जितनी भी लॉर्ड सभा के जो काम है, मतलब जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इसके द्वारा निर्धारित कर दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, स्पीकर के अलावा भी कुछ ऐसे पद होते हैं जो कि रिकॉर्ड्स देखने का काम करते हैं, जैसे क्लर्क, जेंटलमैन, ये सब जो हैं ये लॉर्ड सभा का काम करते हैं। ठीक है। जो मैंने आपको बताया क्लर्क, जेंटलमैन आदि जो है वो लॉर्ड सभा का काम करते हैं। अगर हम गणापूर्ति की बात करें तो चूंकि लॉर्ड सभा के जो मतलब मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते यूजुअली लॉर्ड सभा की मीटिंग्स में, इसलिए जो उसका कोरम है उसकी सदस्यता संख्या बहुत कम रखी गई है, वो केवल 3 ही रखी गई है। लेकिन अगर किसी विधेयक को पारित करना है तो जो है 30 सदस्यों की जो है उपस्थिति अनिवार्य मानी गई है, और इसकी जो है सप्ताह में केवल 1 या 2 घंटे, मतलब सप्ताह में जो है ये मंगल, बुध और गुरुवार, इस दिन इसकी मीटिंग्स होती है। यानी यूजुअली वीक में 3 दिन इसकी मीटिंग्स होती है, और जो 1 से 2 घंटे इतनी ही देर जो है इसकी मीटिंग्स चलती है। तो अगर हम इसका कॉम्पोजिशन और हम इसके कोरम आदि की बात करें तो हम देखेंगे कि लॉर्ड सभा जो है वो यूजुअली जो है मतलब मतलब इतना सक्रिय सदन नहीं है, तभी जो है इसके जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट भी कम करते हैं और इसका कोरम भी बहुत कम रखा गया है। हम अगर लॉर्ड सभा की शक्तियों की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले तो लॉर्ड सभा और कॉमन सभा के पास समान ही शक्तियाँ थी, लेकिन 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद जो है लॉर्ड सभा की जो शक्तियाँ हैं वो कॉमन सभा की तुलना में मतलब कम हो गई। और हम इसको कहें तो जैसे कि ऑग और जिंक के शब्दों में हम बात करें तो आज जो लॉर्ड सभा है वो दूसरा सदन ही नहीं बल्कि दूसरे दर्जे का सदन हो गया है।
फिर भी जो आज की तारीख में अगर हम इसकी शक्तियाँ हैं उस पर परिचर्चा करें तो पहली शक्ति है इसकी विधायी शक्तियाँ, जिसको हम लेजिस्लेटिव पावर्स कहते हैं। 1911 से पहले लॉर्ड सभा और कॉमन सभा के पास जो थी वो इक्वल पावर्स थी, जिसमें किसी भी साधारण विधेयक के लिए यह आवश्यक था कि वह दोनों सदनों से ही पारित हो। किंतु फिर 1911 और 1949 के अधिनियम के बाद जो है स्थितियों में बदलाव आ गया। 1911 अधिनियम के अनुसार तो कॉमन सभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को जो है लॉर्ड सभा केवल 2 वर्ष की देरी से कर सकता है, परंतु 49 का जो अधिनियम था उसने यह जो अवधि थी वह 2 वर्ष से घटाकर 1 साल कर दी। यानी किसी भी लेजिस्लेटिव हम अगर कोई भी साधारण विधेयक जो है उसे लॉर्ड सभा केवल 1 वर्ष तक टाल सकता है। तो अगर हम कहें तो जो लॉर्ड सभा है वो देर कर सकता है किसी भी विधेयक पर, लेकिन उसके अलावा वो उसे कुछ नहीं कर सकता। उसकी डिलेइंग पावर है, ठीक है, जिसमें वो उस किसी भी विधेयक को डिले कर सकता है। लेकिन जो अल्टीमेट पावर है इसके अंदर अगर हम बात करें तो वो कॉमन सभा के पास ही है, और डिले भी कितने टाइम तक कर सकता है? 1 वर्ष की अवधि तक वो उसे रोक सकता है, ठीक है। दूसरी अगर हम इसकी पावर की बात करें तो वो पावर है उसकी परामर्श संबंधी शक्ति। परामर्श संबंधी शक्ति अगर हम देखें तो 18th सेंचुरी से पहले जो था राजा को परामर्श देने का कार्य जो है वो लॉर्ड सभा करती थी, लेकिन अब राजा को परामर्श कौन देता है? अब जो है कैबिनेट जो है इसे जो है परामर्श देने का काम करती है। अब यूजुअली क्या, जो कैबिनेट होती है वही राजा को परामर्श देती है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो जब कॉमन सभा का विघटन हो गया हो और कैबिनेट ने भी जो है अपना त्यागपत्र दे दिया हो, और अगर राजा को जो है परामर्श की आवश्यकता हो, तो ऐसी स्थिति में जो है राजा किससे परामर्श लेगा? वो परामर्श लेगा लॉर्ड सभा से। तो अगर कोई ऐसी ग्रेव सिचुएशंस आ गई जब कॉमन सभा का विघटन हो गया और कैबिनेट ने अपना त्यागपत्र दे दिया हो, तो ऐसी स्थिति में जो है परामर्श देने का काम जो है आज भी लॉर्ड सभा के द्वारा किया जा सकता है। तीसरी अगर हम उसकी पावर की बात करें तो वो है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय क्षेत्र में अगर हम बात करें तो पहली चीज, धन विधेयक जो है केवल कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित होने के बाद ही जो है धन विधेयक है वो लॉर्ड सभा में प्रस्तुत होगा। तो पहली चीज तो धन विधेयक जो है लॉर्ड सभा में रखा नहीं जा सकता। दूसरा, धन विधेयक के संदर्भ में लॉर्ड सभा के पास शक्तियां ना के बराबर ही है। वो ना तो धन विधेयक में जो है संशोधन प्रस्तुत कर सकता है, वो मैक्सिमम क्या कर सकता है, उसे 1 माह की अवधि तक टाल सकता है। 1 माह की अवधि तक अगर वो पास नहीं करेगा लॉर्ड सभा धन विधेयक को, तो 1 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली राजा के पास चला जाएगा और राजा जो है धन विधेयक को स्वीकृति दे देगा। तो कहने का क्या मतलब है, वित्तीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वित्तीय क्षेत्र में जो है लॉर्ड सभा धन विधेयक को कितने टाइम तक टाल सकता है? केवल 1 महीने तक। अगर हम साधारण विधेयक की, हमने देखा था कि साधारण विधेयक की अगर हम बात करते हैं तो साधारण विधेयक को तो जो है लॉर्ड सभा वो 1 साल तक टाल सकता है, लेकिन अगर वो फाइनेंशियल बिल है, वित्तीय विधेयक है, तो वित्तीय विधेयक में तो जो है लॉर्ड सभा उसके पास ना के बराबर शक्ति है। वो वित्तीय विधेयक को तो जो है वो केवल 1 माह तक ही जो है वो टाल सकता है। अगर हम उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की बात करें तो जो लॉर्ड सभा है वो मंत्रिमंडल को भंग नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल को जो है हटाने का जो काम है वो केवल कॉमन सभा ही कर सकती है। लेकिन
फिर भी जो है लॉर्ड सभा के प्रति भी जो है वो जो कैबिनेट है वो लॉर्ड सभा के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल होती है। कैसे? लॉर्ड सभा भी जो है मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रश्न पूछकर प्रशासनिक विषयों के संबंध में वह जो है सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। वह शासन की नीतियों व कार्यों पर खुलकर वाद विवाद तथा आलोचनाएं भी कर सकता है। हाँ, केवल जो है लॉर्ड सभा अविश्वास का जो प्रस्ताव है वो पारित कर मंत्रिमंडल को गिरा नहीं सकता। ये जो शक्ति है ये लॉर्ड सभा के पास नहीं है। हाँ, लॉर्ड सभा जो है क्वेश्चंस के द्वारा, डिस्कशंस के द्वारा, आलोचनाओं के द्वारा इस तरह से जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकता है। अगर हम जुडिशियल पावर की बात करें तो जुडिशियल पावर के रूप में हम ये कह सकते हैं कि लॉर्ड सभा एक इम्पॉर्टेंट हाउस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जुडिशरी की क्षेत्र में अगर हम देखें तो जो था वो लॉर्ड सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। ठीक है, इसमें जो 9 न्यायिक लॉर्ड्स थे वो सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय का काम करते थे। ठीक है, जो ये 9 कानूनी लॉर्ड थे और एक जो न्यायिक विशेषज्ञ था लॉर्ड चांसलर, ये जो था एक न्याय समिति के रूप में कार्य करते हैं और जो है हम इसे सर्वोच्च न्यायालय के रूप में भी जो है ये कार्य करते हैं। तो हम अगर हम इसकी शक्तियों की बात करें लॉर्ड सभा की, तो हमने जो डिस्कशन किया उससे एक चीज़ क्लियर है कि 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम पारित हो जाने के बाद लॉर्ड सभा जो है अब केवल एक पुनर्विचार और अगर मैं बात करूं एक रिव्यू सदन मात्र रह गया है। इससे ज़्यादा जो है अब लॉर्ड सभा की पास कोई पावर्स नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।